नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पुलवामा के गुनहगार जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने की कोशिशों को चीन ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रस्ताव को चीन ने सुरक्षा परिषद में सबूतों की कमी का हवाला देकर गिरा दिया। इससे भारत की उम्मीदों को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। हालांकि अमेरिका ने चीन को चेताया है कि आतंक को सबक सिखाने के उसके पास और भी रास्ते हैं, लेकिन इस बीच भारत में सियासी पार्टियां आपस में ही इस मसले पर भिड़ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी के झूला झूलने और गले लगने पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने पंडित नेहरू को यह कहते हुए निशाने पर लिया है कि सुरक्षा परिषद में चीन की एंट्री उन्होंने कराई है। इस पर कांग्रेस बिफर गई है, लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक आखिर क्यों बना हुआ है? चीन क्यों मसूद अजहर को चौथी बार बचा ले गया? और क्या भारत सरकार की डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है कि चीन को अपने साथ लाया जा सके? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर आज कैसे जुबानी जंग हुई है। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? देश के कानून मंत्री को ना कानून की जानकारी, ना नीतियों की जानकारी, ना संधियों की जानकारी, ना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित केंद्रीय मंत्री जी, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का गठन आपकी जानकारी के लिए बताएं 1945 में हुआ था, और 1945 से आज तक कोई देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बना। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। शायद गैर कानूनी कानून मंत्री को यह भी नहीं पता कि यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की अमेंडमेंट की आवश्यकता है, और 1945 से 2019 तक आज तक उसमें कभी संशोधन नहीं किया गया। तो सरकार इस प्रकार की बचकाना बात करे और जिस सरकार के मंत्री इस प्रकार के उल-जलूल बयान दें, ये उनके दिवालियेपन को साफ दर्शाती है। देखिए, कहा जाता है कि कुछ मसले जो हैं वो राजनीति से ऊपर होते हैं। जब एक बार किसी पार्टी को सत्ता मिल जाती है, वो सरकार में आ जाती है, उसके बाद जो राजनीति है वो पीछे छूट जाती है और सरकार सर्वोपरि होती है, देश उससे भी बड़ा होता है। लेकिन जिन मसलों पर हमारे देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्हीं मसलों पर राजनीति हो रही है, चाहे वो कंधार घटना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो।
एयर स्ट्राइक हो या फिर अब मसूद अजहर का मामला हो, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने का मामला हो, ये ऐसे मसले हैं जो कि राजनीति से परे होने चाहिए, जिस पर सभी पार्टियों को एक साथ बात करना चाहिए। लेकिन आज ये दिख नहीं रहा है, दोनों ही ओर से सियासत हो रही है। इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस पूरे डिस्कशन में कुछ सवाल जो है राजनीतिक रहेंगे और कुछ सवाल हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत आज कहां खड़ा है जब बात आती है चीन की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, और जो कुछ भी हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसे लेकर हम आगे की रणनीति, कूटनीति समझने का प्रयास करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ रहेंगी इस चर्चा में, अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, संजय भटनागर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, रजत मेहरा इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहती हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। डिप्लोमेसी बहुत ही जरूरी होती है, डिप्लोमेसी बहुत ही अहम होती है किसी भी सरकार के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स है उसमें इसका बहुत बहुत महत्व होता है। जब भी बात आती है सरकार की, जब भी बात आती है बीजेपी सरकार की, तो अलग अलग मंचों पर यह कहा जाता रहा है कि जब से सरकार आई है 2014 में, अब 2019 आ गया है, 5 साल बीत गए, इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग देशों में गए, और डिप्लोमेसी के लिहाज से जो उन्होंने किया उसने भारत की इमेज को वर्ल्ड वाइड बढ़ाया है, और इसका हवाला बार बार हर रैली में भी दिया गया है। आज जो हम बात कर रहे हैं, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की राह में फिर से एक बार चीन ने अड़ंगा लगा दिया। भारत की डिप्लोमेसी के स्तर पर, भारत सरकार की डिप्लोमेसी के स्तर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना का जो इतिहास रहा है और वहाँ की हुकूमत का जो इतिहास रहा है, उसको किसी को बताना नहीं है, मुझे लगता है। पंडित नेहरू ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, और पीठ में छुरा भोंकते हुए चाइना ने हिंदुस्तान पे अटैक किया और बहुत सारा भूभाग कब्जे में किया उसने। जो लोग आज उस पर तंज कस रहे हैं, ये बात तो ये था कि वो सॉलिडरिटी दिखनी चाहिए थी, वो यूनिटी दिखनी चाहिए था, राजनीति आप फिर कर लेते, राजनीति करने के मौके आपको फिर आ जाते। लेकिन देश के मसले पे जिस तरह से कांग्रेस का बेशर्मी भरा बयान आता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक को लेकर के हो, चाहे ये आज ये चाइना के मसले पे जिस तरह का ट्वीट श्रीमान राहुल गांधी का है, मैं पूछता हूँ कि जब 2009 में कांग्रेस की सरकार थी और यही वीटो चीन ने लगाया था, तो कौन सी डिप्लोमेसी कांग्रेस ने कर ली थी? कौन सी विदेश नीति में उन्होंने कौन सा गुल खिला लिया था? और हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, वो गुजरात में उनको वो आए, गले मिले, लेकिन डोकलाम पे 56 इंच का सीना भी दिखाया जब डोकलाम पे चाइना सेना आगे बढ़ रही थी, उसको उसकी हैसियत भी बताई, और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा डोकलाम पे। तो ये जो आज जो डिप्लोमेसी जिस बात पे कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक को लेके सबूत मांगना, चाइना की ये जो इस हरकत पर नहीं, लेकिन हरीश जी, जाहिर करना और तंज कसना सरकार, आज हालात दूसरे हैं। हम 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मसूद अजहर क्या ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो पाएगा, और जिस बात की आशंका थी वही हुआ। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही थी कि जो हालात बदले पुलवामा अटैक के बाद, जो हालात बदले भारत के विश्व स्तर पर, उसकी वजह से चीन के लिए उतना आसान ना हो अड़ंगा लगाना, वीटो का इस्तेमाल करना। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर चीन ये नहीं करता, अगर आज मसूद अजहर को लेकर के भारत को कामयाबी मिल जाती यूएनएससी में, तो जो भाषा आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार को क्रेडिट देने के लिए उसके तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता सामने आते। तो क्या आज अगर ये नहीं हो पाया, अगर चीन ने अड़ंगा लगा दिया, अगर भारत के सामने फिर से एक बार चुनौती पैदा हो गई, रणनीतिक चुनौती विश्व स्तर पर, तो क्या इसे आप सरकार की नाकामी के तौर पर स्वीकार करेंगे? नहीं, आप इसको सरकार की नाकामी के तौर पे नहीं देख सकती। जो चाइना की जो कुटिल नीति है, आप उसके तौर पर इसको देख सकती है। और सरकार, अब तो ये चुनाव का समय है, इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन पुनः मोदी जी की सरकार 23 मई को जब पुनः स्थापित हो जाएगी,
तो चाइना को भी उसका जवाब उसी रूप में मिलेगा। और ये मसूद अजहर हों या हाफिज सईद हों, किसी भी भारत की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ, उस नीति को और दृढ़तापूर्वक और मजबूती के साथ आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत कार्रवाई करेगा। और एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिला, वो भी सबके सामने है। ठीक है, आप इसको इस तरह से आज चाइना ने वीटो किया तो आप उसको भारत की नाकामी बताएं, ये समीचीन नहीं। मैंने भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में पूछा था। ठीक है, आप एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन मसलों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और इसीलिए प्रियंका गुप्ता जी मैं आपके पास आती हूं, और लगातार हम वो ट्वीट अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं ताकि दर्शकों को ये मालूम चले कि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, जब विश्व स्तर पर भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तब किस तरह के भाषा का इस्तेमाल, किस तरह के लहजे का इस्तेमाल विपक्ष के सबसे बड़े नेता जिन्हें माना जा रहा है और नरेंद्र मोदी के सामने वो अपने आप को देखते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने कैसा ट्वीट किया है, ये हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। और इसीलिए मैं एक बार पढ़ना चाहती हूं, वीक मोदी is scared of Xi, not a word comes out of his mouth when China acts against India। और उसके बाद उन्होंने नमोज चाइना डिप्लोमेसी इस्तेमाल किया है और 3 पॉइंटर्स दिए हैं, स्विंग विद शी इन गुजरात, हग शी इन दिल्ली, बो टू शी इन चाइना। क्या आपको लगता है कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आती है, जब बात अंतर्राष्ट्रीय मसलों की आती है और उन देशों की आती है जिनकी ओर से लंबे वक्त से हमारे सामने चुनौती पेश की जाती रही है, जो हमारे पड़ोसी हैं और जिनसे रिश्ते जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं दशकों से, उनको लेकर के इस तरह की भाषा का, इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए था राहुल गांधी को, या फिर यूनिटी दिखानी चाहिए थी जिसकी बात आप लोग बार बार करते हैं? देखिए शुभ्रा जी, यूनिटी दूसरे पक्ष से भी दिखनी चाहिए, यूनिटी सिर्फ एक पक्ष से नहीं दिखनी चाहिए। आप जिस तरह से देखें कि हर बार नेहरू जी को या इतिहास को बीच में लाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनको भी वर्तमान में रहना चाहिए। आप वर्तमान में झूलेलाल को झूला झुलाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप चाय में चीनी कम करते हैं, और उसके साथ में आप अभी भी वही बातें कर रहे हैं कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की कूटनीति है, जिसको आप कहते हैं कि आप आपने विदेशी दौरे किए, आपने इतना लाखों अरबों रुपया इन्वेस्ट किया वहाँ पे, तो उसका क्या नतीजा निकला कि आज चीन ही आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा। आप तो कहते हैं आपने उसको लाल आंखें दिखा दी, आप कहते हैं कि आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी मंगा रहे हैं। क्या इंडिया नहीं बना पा रहा था स्टेचू ऑफ यूनिटी? बिजनेस किसने दिया चीन को? आज चीन जो आपके खिलाफ बोल रहा है, तो क्या उसका रीजन है? कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति कमजोर रही है, ये कमजोर कूटनीति का जो है नतीजा है। आप इसको साफ साफ देख सकती हैं। आप देखिए कि किस तरह से चाइनीज लाइट का हमारे इंडिया में भरमार लगी हुई है, क्या उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? तो चीन से व्यापार क्यों कर रहे हैं हम अगर हमारी कूटनीति अच्छी है, स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ के खड़े होंगे ना। पर हम नहीं खड़े हुए हैं, आज हम समानांतर भी नहीं खड़े हुए हैं, हम आज कमजोर हैं। किस मायने में कमजोर है कि आज हम अपनी बात रखने के लिए हमें प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि वो एक आतंकवादी है, जो जग जाहिर है कि वो एक आतंकवादी है, पूरा विश्व जानता है कि वो एक आतंकवादी है, पर चीन उसको मान नहीं रहा है। तो कैसे ये मित्रता आपके साथ चीन की रही, जो आपने इतने वर्षों तक कूटनीति दिखाई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप गए आए मिले, कितनी बार आपने दौरे किए वहां के चीन के, आपने चाय की चुस्कियां ली, उसके बावजूद भी आज चीन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वीक हैं, ये आपको साफ साफ देखने को मिलता है। ठीक है हरीश जी, मैं छोटा सा रिप्लाई आपसे चाहती हूँ, क्योंकि भारत सरकार, प्रधानमंत्री कई बार जब भी मिले हैं शी जिनपिंग से, ये दावा किया गया है आप लोगों की तरफ से कि रिश्ते जो हैं चीन के साथ वो सुधरे हैं पहले से, और देखिए अब चाइना भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, विश्व शक्ति बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें आप लोग करते रहे हैं, लेकिन जिस दोस्ती का दम आप लोग भरते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग के साथ हो, चाहे वो वर्ल्ड लीडर्स दूसरे जो हैं दूसरे कंट्रीज के उनके साथ हो, लेकिन जब दोस्ती की परीक्षा का वक्त आता है तब देखा जाता है कि वाकई वो दोस्त कितना अच्छा है। आज ये फिर से एक बार साबित हो गया कि जिस हक डिप्लोमेसी की बात कांग्रेस कर रही है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है, वो सिर्फ दिखावा था। और जब वाकई ये साबित करने की बारी आई कि भारत के साथ चीन को खड़ा होना चाहिए, तो फिर से एक बार वो मुकर गया। यानी कि हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, हक डिप्लोमेसी काम नहीं आई, ये आरोप है कांग्रेस का। हरीश श्रीवास्तव जी, माफ कीजिए। नहीं, मैं इस बात से तो मैं सहमत हूं कि चाइना ने अपनी कूटनीति नहीं छोड़ी, वो डिप्लोमेसी काम नहीं आई। लेकिन मैं क्या प्रियंका गुप्ता से सवाल कर सकता हूं कि जब 2009 में उसने इसी तरह का वीटो इस्तेमाल किया था, तो कांग्रेस सरकार की डिप्लोमेसी कमज़ोर थी, कांग्रेस सरकार की कूटनीति कमज़ोर थी, और
श्रीमान राहुल गांधी चुप चुप जाकर के चाइना के दूतावास में मिल रहे थे और उनसे दोस्ती का पेंगा बढ़ा रहे थे जब डोकलाम पे हमारी सेना खड़ी थी। आप भी तो झूला झुला रहे थे, आप कहाँ पीछे हैं? आप भी तो झूला झुला रहे थे। बड़े नेता हैं, आप भी तो कितनी कांग्रेस के नेता बड़े नेता हैं शशि थरूर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर। मैं उनकी पुस्तक कोट कर रहा हूँ, नेहरू इन्वेंशन ऑफ इंडिया, आप उसको पढ़ लीजिए। नेहरू इन्वेंशन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस के आपके ही नेता द्वारा लिखी गई किताब है शशि थरूर द्वारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि चाइना उत्तर पूर्व में जो नासूर बना उसका कारण नेहरू जी की नीतियां नहीं, पाकिस्तान जो कश्मीर में नासूर बना उसके कारण पंडित नेहरू की नीतियां नहीं। तो ये तो इतिहास है, ये तो कभी ये तो इतिहास रहेगा कि पंडित नेहरू और नेहरू परिवार उसी लेगेसी को राहुल गांधी फॉलो कर रहे हैं, उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए श्रीमान राहुल गांधी आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं और दुश्मन ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि दुश्मन देश को ताकत मिलती है। तो कांग्रेस को इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। आज देश ये सवाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पूछ रहा है कि क्या उनकी सहृदयता चाइना और पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, उनको चाइना और पाकिस्तान को लेकर के वो खुशी बनाते हैं। आज ये पूरा देश सवाल कर रहा है। इससे पहले कि मैं राहुल गांधी साहब आपके पास आऊं, इससे पहले कि जैदी साहब मैं आपके पास आऊं, ये जो बात बार बार उठ रही है कि कूटनीतिक लिहाज से भारत को करना चाहिए था चीन पर दबाव बनाने के लिए, क्या वाकई वो भारत कर पाया? क्योंकि उसका दावा तो बार बार किया जा रहा था, लेकिन कारोबार को लेकर के जो चीन पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता था उसमें भारत सरकार पीछे रह गई, ये कहा जा रहा है। और बार बार आप प्रियंका जी जिक्र कर रही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का, और उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे कि आप कहते तो हैं कि चीन पर हम दबाव बनाएंगे, लेकिन एक मैसेज जब देने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हैं। कैसे आप इसे देखते हैं प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा? हाँ देखिए, हमने डोकलाम में मैसेज नहीं दिया था, मैं राजनीतिक दलों से हट मैं आपसे करूंगा, हमने डोकलाम में मैसेज नहीं दिया था। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा को सुन लेते हैं हरीश जी, फिर से मैं आऊंगी आपके पास। अच्छा, मुझे मेरी बात पूरी कर लीजिए, चाहे मेरा सेकंड क्वेश्चन ना लीजिएगा जी, मैं दर्शकों की दृष्टि से निवेदन करूंगा। देखिए, जो चाइना की हमारी पॉलिसी रही है वो कंसिस्टेंट रही है, पर दो तीन चीजें अगर हम समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एक समस्या क्या है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की समस्या नहीं है। 1962 में चाइना वार हुई थी, 1965 में हमारा इंडो पाक वार हुआ, 1971 में फिर इंडो पाक वार हुआ, 1999 में कारगिल हुआ। थ्रू आउट चाइना हमसे बिल्कुल हमारे विपरीत खड़ा रहा। एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर के चाइना ने हमको एनएसजी की मेंबरशिप में हमेशा ब्लॉक किया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, और चाइना हमेशा वीटो पावर यूज करता है पाकिस्तान के फेवर में। इन चीजों को समझने के लिए देखिए, अभी अभी जो बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं एक अध्ययन करता हूं तो मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1 अक्टूबर 1949 को अस्तित्व में आया था, तो 1945 के चार्टर में वो मेंबर कहां से हो गया यूनाइटेड नेशंस का? जो देश 1949 में बन रहा है 1 अक्टूबर को, वो 1945 के यूनाइटेड नेशंस चार्टर में कहां से आ गया यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में? इसके बाद आ रही है जैदी साहब, मैं पूरा कर लूं। जी जी। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में आधुनिक चाइना का जन्म हुआ। 1947 में भारत का जन्म हुआ। 1945 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस बनी थी। देखिए, अब ये जो पूरा मामला है इसको हम इस तरह से समझें कि उस समय जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी हमारी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नेतृत्व नेहरू जी करना चाहते थे। नेहरू, नासर और टीटो, ये 3 नेता थे विश्व पटल पर जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन बना करके खड़े हुए। 1954 में बांडंग समिट हुई, 1961 में बेलग्रेड समिट हुई, जहां पर कि औपचारिक रूप से इसका एक हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक हमारा दर्जा बना। अब देखिए, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड तो हुए पर हम कभी नॉन अलाइंड थे नहीं, हमारा नाम पड़ गया नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड माने गुट निरपेक्ष होने का मतलब है एक तीसरे गुट का निर्माण हो जाना दुनिया की राजनीति में। अब आप समझिए कि जैसे मैं जापान की बात करूं, जापान पे 2 एटम बम गिरे, लेकिन उसने अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला ले लिया और आज वो विश्व शक्ति है और वो बहुत बड़ी सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, G7 कंट्रीज का मेंबर है। लेकिन हमने, जब हम आजाद हुए तो हमने जो है चाइना से ये देखा कि ठीक है, चाइना में हम समाजवाद, चाइना का देख करके हम समाजवादी हो गए, रूस का समाजवाद देखकर हम समाजवादी हो गए, किंतु हमने लोकतंत्र का मार्ग पकड़ा समाजवाद के उद्देश्य को पाने के लिए। चीन और रूस ने
साम्यवाद का रास्ता पकड़ा, तानाशाही का रास्ता पकड़ा समाजवाद को पाने के लिए। अब ये लड़ाई पूरी वहां से शुरू होती है कि चाइना कभी भी किसी भी क्रिटिकल मोमेंट, जब भी आप इतिहास उठा करके देखेंगे, मैं किसी सरकार की इसमें असफलता नहीं मानता हूं, मैं चाइना की पॉलिसी मानता हूं कि साउथ एशिया और एशियन रीजन में चाइना एक सुपर पावर इंटरप्ले का रोल प्ले करना चाहता है और इसके लिए वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए चीन में अपना विस्तार कर रहा है और वो भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन वो मैं आती हूं। ये जो प्रस्ताव खारिज हुआ, इस प्रस्ताव की विशेषता क्या थी कि ये प्रस्ताव हम लेकर के नहीं आए थे, इसका आरंभन किया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने, और उन्होंने इसको एक ग्लोबल, एक अंतरराष्ट्रीय, एक वैश्विक समस्या मान करके उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। भारत ने सिर्फ ये कहा कि हमने आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई की है और अगर ये बैन हो जाता है तो अच्छा है। बाकी सारे कंट्रीज को अपने डिफेंस के लिए लड़ना पड़ेगा, सारी कंट्रीज। अमेरिका भी उसके सामने भी चुनौती है। आप बेल्जियम देखिए, फ्रांस देखिए, इंग्लैंड देखिए, हमको देखिए, ठीक है। सब जगह ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और चीन के इस कदम के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जो आज मेरे साथ सामने हैं, उनका मैं जिक्र करूंगी। लेकिन अब्बास अली जैदी साहब, जो बात अभी कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम तथ्य उन्होंने बताए और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शायद तथ्यों की जानकारी उन्हें नहीं है और कुछ वही बात अभी यहाँ पर ब्रजेश जी भी कह रहे हैं। आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शुभ्रा जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आदरणीय हरीश जी को कि उन्होंने कम से कम ये मान लिया कि पॉलिसी जब फॉरेन हो और ख़ास तौर पे अपनी नेबरिंग एनिमी स्टेट के ख़िलाफ़ हो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक जैसे हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जैसा है। आपने जो प्रश्न किया, मैं ब्रजेश भाई को सुन रहा था, शायद कन्फ्यूजन है चाइना के क्रिएशन को लेके। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कब हुए सदस्य और उनके पास क्या ताकत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान मोदी जी की सरकार ने खतरे को कितना एक्सपोज्ड किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूर्ववर्ती उन सरकारों को कि जिन्होंने चाइना की वजह से सोवियत यूनियन, जो कि बाद में रशिया हो गया, और पाकिस्तान की वजह से ईरान से संबंध हमेशा अच्छे रखने और मजबूत रखे, क्योंकि ये दो ऐसे रीजनल जायंट्स थे जो चाइना और पाकिस्तान के एग्रेशन को कंट्रोल करते थे। आपने सिर्फ और सिर्फ व्यापार में वृद्धि के चलते और चंद गुजराती घरानों को लाभ देने के चलते अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करके आपने सोवियत यूनियन से संबंधों को कमज़ोर किया और कहीं न कहीं ईरान को भी आपने अमेरिका की वजह से दरकिनार किया। नतीजा ये हुआ कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रेशन, जो हमारा एनिमी स्टेट्स का एग्रेशन है, वो बात दीगर है। पाकिस्तान एक भूखमरी से जूझता हुआ एक बहुत कमज़ोर देश है। हमारे एग्रेशन, उनके एग्रेशन हमारे सामने कभी खुल के नहीं होते, वो पीठ में चाकू मारने का काम करते हैं। लेकिन चाइना जैसी इंपॉर्टेंट कंट्री को हमने कहीं ना कहीं एनिमी स्टेट नहीं माना, कम से कम खुल के किसी राजनेता ने नहीं माना। बधाई दूंगा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को कि डिफेंस मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कहा कि वो देश जो हमारे नेबरिंग देश हैं लेकिन हमारे लिए कभी खुला खतरा नहीं हो सकते, हम उनको कहीं ना कहीं राजनीति के चलते तरजीह देते हैं, उनको बहस में रखते हैं। और चाइना, जिसको हमारा एनिमी नंबर 1 होना चाहिए, हम उसको दरकिनार करते हैं। तो पॉलिसीज़ की जहाँ तक बात है, हमारे इस देश के इस मुद्दे पर कम से कम सारे लोगों से हमको, आप कहते हैं कि हम विपक्ष एक साथ सरकार के साथ खड़ा हो, सरकार खुद तो खड़ी हो इस मुद्दे पर। हम खड़े तब होंगे जब सरकार को खड़ा देखेंगे। जीएसटी से मैं एक आपको आफ्टर इफेक्ट बताता हूं। जीएसटी और नोटबंदी में अगर रघुराम राजन का आपने वो देखा होता, पूरा शीर्षक आपने जरूर पढ़ा होगा। जीएसटी और नोटबंदी के उसी वर्ष चाइना ने 40,000 करोड़ का अतिरिक्त एक्सपोर्ट किया था, जिसको मेन हिट किया था इंडियन मार्केट को। हमारा व्यापारी बर्बाद हो रहा था आपकी पॉलिसी के चलते, और आपने चाइना जैसी कंट्री को 40,000 करोड़ का सरप्लस आपने एक्सपोर्ट का एक मौका दे दिया। इन चीज़ों को लेकर के चिंतित होना चाहिए। आदरणीय राहुल जी ने भी जो कहा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां सवाल देश का हो, सरकार पे प्रश्न करने की आवश्यकता का समय तो जनता करेगी। 5 साल पूरा हो गया, लेकिन पूरे 5 साल तक हमको ये उम्मीद थी कि एक मजबूत सरकार अगर अपने को
कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों की आलोचक सरकार कम से कम ठीक है, सेना की यानी कि ये बात आ रही है विपक्ष की ओर से कि कारोबार के स्तर पर जो दबाव चीन पर बनाया जाना चाहिए था वो दबाव नहीं बनाया गया मोदी सरकार की ओर से, और हक डिप्लोमेसी में ज्यादा व्यस्त रहे। और इसीलिए मैं रुख करना चाहती हूँ रजत मेहरा जी, आपका इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं आप, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि देखिए चीन और भारत और पाकिस्तान, ये जो इक्वेशंस हैं उसमें हमें ये समझना होगा कि स्थितियां बहुत अलग हैं। चीन हमारे देश से कई लिहाज में, चाहे वो संसाधनों के लिहाज से कहें, चाहे वो विकास के रास्तों के लिहाज से कहें, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से कहें, चाहे वो सुरक्षा के संसाधन जो रक्षा के उपकरण हैं उनके लिहाज से हम कहें, वो सक्षम है। चीन काफी सक्षम है, उसकी स्थिति पाकिस्तान की तरह नहीं है। और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि देखिए हम भिड़ जाएंगे, हमें रास्ता निकालना होगा जो डिप्लोमेटिक रास्ता होता है, जो कूटनीतिक रास्ता होता है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कारोबार। और कारोबार को कम करके ये प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है किसी देश पर। और चीन के साथ तो हमारा कारोबार बहुत बड़ा है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। कहां पर कमी रह गई डिप्लोमेसी में जिसकी वजह से आज चाइना ने फिर से एक बार भारत के रास्ते में अड़ंगा लगाया है और उसने एक बार भी नहीं सोचा और सबूत मांग रहा है आज चीन मसूद अजहर को लेकर के, उस मसूद अजहर को लेकर के जिसके जैश ए मोहम्मद ने खुद जिम्मेदारी ली थी। अब अगर फिर भी उसे सबूतों की जरूरत है, अगर फिर वो स्टैंड ले रहा है ये अमेरिका की नाराजगी के बाद भी, अमेरिका की चेतावनी के बाद भी, तो आखिर इसकी वजह क्या है भारत के कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से, कूटनीतिक स्टैंड के लिहाज से? देखिए शुभ्रा जी, ये जो घटनाक्रम जितना भी है, हाँ, एयर स्ट्राइक से लेके अब तक का, ये एक बहुत मेजर पैराडाइम शिफ्ट है। और जो बात बार बार कही जा रही है कि जो भारत और चाइना का जो ट्रेड है उसमें किस तरीके से बैरियर डाल दिया जाए, किस तरह से इंपोर्ट कम कर दिया जाए, ये अपने आप में एक ट्रेड वॉर वाली बात है। ओल्ड स्कूल थॉट कहा जाएगा, खासतौर पे इस परिप्रेक्ष्य में कि यूएस और चाइना के बीच में ऑलरेडी एक ट्रेड वॉर चल रही है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने जो सितंबर 2018, अगस्त 2018 में $100 बिलियन का इंपोर्ट्स के ऊपर पहले चाइना पे टैरिफ बढ़ाए, 10% स्लैप किया। फिर उसके बाद जब चाइना ने उसको रिटेलिएट किया $100 बिलियन से, तो अमेरिका ने उसको फर्दर स्केल अप करके $200 बिलियन और ऐड कर दिया। जब $200 बिलियन ऐड किया तो चाइना सडनली रैन आउट ऑफ ऑल इट्स ऑप्शंस। क्यों? कि चाइना का टोटल इंपोर्ट यूएस से था ही सिर्फ $170 बिलियन का, जबकि यूएस का इंपोर्ट $520 बिलियन का है। यानी कि डेफिसिट और बढ़ने लग गया, इंजरी होने लग गई यूएस को। अब सारा का सारा सप्लाई चेन जो है, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबकी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर आधारित है। एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर गौर करने वाली चीज़ है। दूसरा, इंडिया का और चाइना का जो ट्रेड है, इंडिया लगभग $70 बिलियन का इंपोर्ट करता है और लगभग $19 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना को। लगभग वही परिस्थिति है। इंडिया की भी सप्लाई चेन काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर आधारित है। अगर इंडिया कर क्या सकता है? हम लोग देखिए GATT के अंदर सब लोग बंधे हुए हैं, पूरा विश्व GATT के अंदर बंधा हुआ है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे, ड्यूटी बढ़ा देंगे। इससे कर आके लौट घूम के इंजरी अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ही होती है। और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है, जिसको बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कहते हैं, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन है, जिसमें चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। उस CPEC प्रोजेक्ट का थोड़ा नहीं, अच्छा खासा अंश पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। अब आप जरा घटनाक्रम की तरफ अगर ध्यान दें और जिस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, बयानबाजी हुई है कि जब फ्रांस ने UN काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये प्रस्ताव एडमिट किया और जिसको UK और US ने सपोर्ट किया, तो उस वक़्त चाइना ने इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल जाके जब 13 मार्च 3 बजे उसका डेडलाइन थी, हाँ, लगभग उसके आसपास जाके चाइना ने अपना रुख साफ किया। कारण क्या था? एक जो रिपोर्ट आ रही थी, चाइना दुविधा में था। चाइना का इशू ये था कि अगर वो मसूद अजहर को इमीडिएटली अलाउ कर देता है टेररिस्ट घोषित करने में, तो उसके अपने वो सारे टेररिस्ट जो हैं उसके CPEC प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि चाइना को लगा कि इंडिया
इंडियन फोर्सेस उसके लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट फोर्सेस उसके लिए एक थ्रेट हैं। अब इसकी तरफ मैं एक एनालॉजी रखूंगा कि इमेजिन करिए गाजा स्ट्रिप के अंदर अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो गाजा स्ट्रिप में जब इन्वेस्ट करेगा तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए कौन थ्रेट लगेगा, इजरायली फोर्सेस या के टेररिस्ट ग्रुप्स? मेरे ख्याल बहुत क्लियर सा जवाब है कि इजरायली फोर्सेस वुड बी अ मेजर थ्रेट। यहां पे एक पैराडाइम शिफ्ट क्या आ गया है कि अब एयर स्ट्राइक के बाद देखिए 2015 में इंडिया ने पहली बार चाइना को नोटिस दिया था कि पीओके से कोई भी सीपीईसी अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो उसको वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से मानी जाएगी, इट वुड अमाउंट टू ट्रेसपासिंग इंडियन टेरिटरी। चाइना ने उस चीज को लाइटली लिया। अब एयर स्ट्राइक के बाद चाइना हैज बीन एंड वर्ल्ड हैज बीन पुट ऑन अ नोटिस दैट पीओके इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज ऑलमोस्ट अ वॉर जोन, और कोई भी अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा या कुछ भी लगाएगा देन दैट कंट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क दैट इट सफर्स। सो अब चाइना इस वक्त ये कहना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कि उसने अजहर मसूद का साथ दिया है। इवेंचुअली चाइना इज इन अ वेरी 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 टाइट कॉर्नर। अगर वो अभी वो दिखा तो ये रहा है कि अजहर मसूद इज अ थ्रेट, बट इंडिया हैज नॉट लॉस्ट इट्स राइट, इट मे स्ट्राइक अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज पाकिस्तान हैज आल्सो बीन गिवन अ सिग्नल। तकनीकी रोक है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगी। हैं जी, तकनीकी रोक जो है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगी, उसके बाद फिर से प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कारोबार को कम करना ये बहुत आसान नहीं है भारत के लिए। कारोबार कम करने के अलावा और ऑप्शंस हैं। देखिए चाइना का जो भी वर्ल्ड ओवर जो आज ग्लोबल फैक्ट्री बनी है चाइना, उसके पीछे उसका लेबर आर्बिट्रेज एक बहुत बड़ा रीजन था कि कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना की कम हुआ करती थी। डेवलप्ड वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होती थी, जिस वजह से और उनकी प्रोडक्टिविटी भी उनकी लेबर की ज्यादा थी। मैन्युफैक्चरिंग सारी शिफ्ट करी चाइना की तरफ। आज जब हम इंडस्ट्री 4.0 की वर्ल्ड ओवर बात हो रही है, ऑटोमेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो फैक्ट्रीज लग रही हैं दे आर सो हाईली ऑटोमेटेड, इतनी हाईली स्किल्ड मैन पावर उनके अंदर लग रही है कि अब वो लेबर आर्बिट्रेज का जो एक बेनिफिट था दैट इज वेरी क्विकली ब्लंटिंग आउट। यानी चाइना के पास अब ऑप्शन क्या है कि टू सस्टेन इट्स इकोनॉमिक पावर उनको टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व करना पड़ेगा। ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब सारी कंट्रीज के लिए। उसी का रीजन है, देखिए हुए का अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने से हुए की सीएफओ को कनाडा में पकड़ा हुआ और उसके ऊपर चार्ज ये है कि हुआवी जितनी टेक्नोलॉजी 5G की दे रहा है उसके अंदर कुछ उन्होंने ऐसे बग्स एम्बेड करे हुए हैं जिसकी वजह से एस्पियोनेज, डेटा लीक वगैरह के चांसेस। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट में आपको खाली इतना कह दूं कि अब आप ये देखिए कि जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएस, यूरोप, सब ने एक तरफ से हुआवी को बैन कर दिया है कि हम 5G टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे। इंडिया अकेला एक ऐसा देश है जिसने हुआवी को अभी सिर्फ इस ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है। लेकिन शायद यहाँ पे एक मेजर बार्गेनिंग पावर इंडिया के हाथ में है। किसी भी टाइम पे इस तरह की टेक्नोलॉजीज को जब बैन करना शुरू करेगी दैट वुड बी मेजर इंजरी टू ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? हाँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो सप्लाई चेन्स चाइना से मूव आउट करना चाहती हैं वर्ल्ड ओवर कंपनीज, उनको इंडिया को इस वक्त दैट शुड बी टेकन एज अ मेजर अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ अ मिशन कि जितने भी इंपेडिमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर वो सारे हटाएं, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स खत्म करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तो अभी तक अगर ये नहीं हो पाया तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? अगर अभी तक जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं, आपने ये कहा कि बहुत आसान नहीं है, कहना बहुत इजी है कि देखिए आप ये कर लेते, आप ये कर लेते, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। आखिर अभी तक भारत सरकार ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसमें क्या बैरियर आ रहे हैं? देखिए ये जो ट्रेड वॉर तो बिल्कुल रीसेंट है। ट्रेड वॉर तो अभी अगस्त 2018 से शुरू हुई है, एस्केलेट करी है, स्केल अप करी है और अभी पिछले 3-4-5 महीने के अंदर अंदर इंटेंट जाहिर करनी शुरू करी है जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट आउट करके दूसरी कंट्रीज में लेके जाना चाहते हैं।
यानी कि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अब ये जो decent अपॉर्चुनिटी development है और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन सरकार की कोशिश के बावजूद ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स कम नहीं हुई हैं। ठीक है, सरकार की अपनी इंटेंट जरूर अच्छी होगी। संजय भटनागर जी, आप इससे कितने सहमत हैं? और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहती हूँ, जो बातें कह रहे हैं रजत मेहरा जी, कि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से पहले हमें विचार करना होता है कि दो देशों के रिश्तों पर इसका कैसा असर पड़ेगा। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो चाइना और इंडिया का ट्रेड है, उसके हिसाब से क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, और जिन विकल्पों का जिक्र कर रहे हैं रजत मेहरा जी, वो विकल्प आखिर सरकार क्यों नहीं अपना पा रही है, और इससे क्रूशियल टाइम क्या हो सकता था? इससे ज़्यादा क्रूशियल टाइम मुझे नहीं लगता है कि हो सकता था कि इतने जवान पुलवामा में हमारे शहीद हुए, और उसके बाद ये मौका था एक फिर से एक बार, चौथी बार यूएनएससी में मौका था कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराया जाए। लेकिन उससे पहले अगर इन विकल्पों पर विचार किया जाता तो क्या ये आसान होता चीन के लिहाज से, और चीन की ये हिमाकत नहीं होती कि फिर से एक बार वो बैरियर बन जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि डिप्लोमेसी तो बहुत वृहद मुद्दा है। इसको हम लोग को इतने आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए कि अगर चीन ने एक वीटो कर दिया है तो हमको ये कर देना चाहिए था। जैसा कि रजत जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि GATT के बहुत सी नियमों से बंधे हुए हैं और सारे कंट्रीज बंधे हुए हैं, बड़े कंट्रीज तो बंधे ही हुए हैं, और WTO के भी एक आध प्रोविजंस है इस तरह के। तो ये बहुत आसान काम नहीं है कि हमने ओवरनाइट कहा कि हमने सैंक्शन, आप देखिए सैंक्शंस होती हैं फिर उसको विड्रॉ करना पड़ता है बड़े बड़े कंट्रीज को, और चाइना और इंडिया इस तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं कि ये कोई डिसीजन हड़बड़ी में नहीं ले सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये सिर्फ ये कहना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया नहीं लिया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया, इसका बहुत ये बात सिर्फ इसलिए उठ रही है कि चुनाव है। अगर चुनाव ना होता तो ये मुद्दा नहीं होता, क्योंकि 2009 में भी वीटो कर चुका है चाइना। तो दिस इज टाइमिंग इसकी वो हो गई है। और ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब बात टेक्नोलॉजी वॉर की है। अब हम ट्रेड वॉर को हम लोग टेक्नोलॉजी वॉर कहना चाहिए अब आने वाला जो समय है। तो ये आप कह देना कि हमको व्यापार पर रोक लगा देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज और मैच्योर कंट्रीज ऐसा नहीं करते हैं। किससे अब आप बताइए कि चाइना और अमेरिका में जितना भी फॉल आउट हुआ, कोई उसका कोई बहुत बड़ा असर तो हुआ नहीं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। तो हमें कंट्री की इकोनॉमी भी देखनी है, और अब उसमें राजनीति भी आ जाती है, और नहीं, लेकिन चीन ने अगर ये स्टेप उठाया है, चीन, ठीक है, मैं आपसे ये जो आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और कोई मैच्योर कंट्री इस तरह से अचानक स्टेप नहीं उठा लेती है कि बैन कर दिया जाए कारोबार। लेकिन जो और भी मसले हैं, जो और भी डिप्लोमेसी है, जो दो देशों के रिश्तों पर आधारित होती है, और हमें पता है कि चाइना और अमेरिका अभी किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा खुद को सक्षम साबित करने में, दुनिया का बॉस साबित करने में, अब चाइना जो है वो रूस की जगह लेना चाहता है, और इसलिए पिछले कुछ दशकों में हो रहा है। लेकिन जो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं, और इसके पहले भी जब ये स्टेप लिया जाने वाला था, जब मसूद अजहर को लेकर के ये फैसला होने वाला था यूएनएससी में, और इस प्रस्ताव पर आखिरी रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले भी जो वाइस स्पोक्स पर्सन हैं अमेरिकी विदेश विभाग के, उन्होंने चेताया था चीन को कि देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो शांति है, जो स्थिरता है, उसके लिए ज़रूरी है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। और बड़े कड़े शब्दों में ये चेताया गया था अमेरिका की तरफ से। जब ये फैसला हो गया उसके बाद भी अमेरिका की तरफ से बयान आए हैं, ये कहा गया है कि अन्य एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो ये जो रिश्ते बदल रहे हैं, जो ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? इसको तो भारत के लेवल पे हमको पॉजिटिव उसमें देखना चाहिए। आप ये देखिए कि जो स्थिति विजा विज इंडिया और पाकिस्तान, जो पोजीशन रशिया की, यूएसएसआर की और अमेरिका की हुआ करती थी, वो अब चाइना कर लेना चाहता है वो पोजीशन, वो इनके चौधरी बन के रहना चाहता है सब कॉन्टिनेंट में। देखिए, तो सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज जो हम लोग बात कर रहे थे कि पैराडाइम शिफ्ट क्या आ गया। आप यही नहीं, उसमें यही देखिए कि ये प्रपोजल इंडिया ने नहीं मूव किया है, ये अमेरिका, फ्रांस और यूके ने किया है। तो ये आप इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री, इसको आप डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं मानेंगे। और आपको क्या पता, हो सकता है आने वाले समय में स्टार्टिंग टुमारो लोग चाइना को आइसोलेट करने लगे।
तो ये तो एक तरह से तो हमारी आंशिक जीत पूरी तरह से नहीं हुई है। हरीश जी ने कहा है कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चाइना का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बड़ा है और इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। भले ही पुलवामा अटैक के बाद ये लगा था कि वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उससे ये नहीं लगता है कि चाइना पाकिस्तान को बैक करना बंद करेगा। लेकिन जो ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारत के साथ है चाइना का, और किसी भी बड़े देश को अगर हम देख लें, सऊदी अरेबिया के पिछले दिनों बात हो रही थी, उसके साथ में जो ट्रेड है, जो पाकिस्तान का ट्रेड है और जो भारत का ट्रेड है, अगर उसे हम कंपेयर करें तो भारत बहुत आगे बैठता है पाकिस्तान से। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार दबाव नहीं बना पाई, उसके बावजूद अगर डिप्लोमेसी काम नहीं आई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं जो यूएनएससी में हुआ? चलिए शुभ्रा जी, आपने याद तो किया, मैं भूल गया, मैं समझ रहा था क्या बोली, बस आ ही रही थी आपके चलिए ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आप 5 मिनट दीजिए, जब सबको दिया हुआ है आपने। देखिए ऐसा है कि असली बात की जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, हम सतही बात कर रहे हैं, असली बात पे तो जा ही दे। असली बात क्या है कि देखिए चाइना की मजबूरी देखिए, चाइना आके 70,000 लोग आज पाकिस्तान में हैं और 15,000 जाके पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरा काम जितना भी आप बलूचिस्तान में हो रहा है, और बलूचिस्तान में ही पूरा सीपेक है, और वो पूरा काम जो है वो सेना ही प्रोटेक्शन अगर नहीं देगी तो वो बलूच जो है वो तो चाइना के पीछे पड़े हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि साहब जब चाइना वहाँ पर इतनी मजबूरी में है, और एक और चीज़ है कि देखिए वहाँ पर जो 45 अरब का से 47 अरब का जो डॉलर्स का चाइना ने निवेश किया है सीपेक में, चाइना ने अपना काम पूरा कर लिया। तो मतलब चाइना का जो खुद का होना था, अब बाकी काम पाकिस्तान का होना है, जहाँ चल रहा है वहाँ पर स्पेशल जोन्स बननी है, पावर प्रेजेंटेशन होना है और बहुत सी चीज़ें और होनी है। सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से आज चाइना जो है वो कुछ भी कहिए पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के सानिध्य में है और पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि देखिए उइगर जो है 1 करोड़ मुस्लिम्स वहाँ रहते हैं और उन्होंने चाइना से अलग होने के लिए आज़ादी का क्षेत्र छोड़ा हुआ है। अब उस चक्कर में चाइना को पाकिस्तान पर दबाव बनाना है, और पाकिस्तान ने चाइना को बोला है कि ठीक है हम इनको वहाँ पर अपने तालिबान को और बाकी लोगों को, बाकी कट्टरपंथियों को आपके जिनजियान प्रांत में नहीं जाने देंगे। दूसरे शब्दों में चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को खुश रखे। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि देखिए ये 2009 से अभी तक 4 बार हो चुका है जबकि चाइना ने एक तरीके से वीटो ही किया है। अभी देखिए फिर टेक्निकल पॉइंट डाला है, 9 महीने तक टेक्निकल पॉइंट रहेगा और उसके बाद वो वीटो कर देगा। तो आपको ना तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब एनएसजी में घुसने देगा, ना ही वो आपको ये अजहर मसूद को जो है वो बनने देगा ग्लोबल टेररिस्ट। ये 2 काम उसने करने हैं और पाकिस्तान को के लिए की खुशी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कूटनीति और राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। काम चलेगा, ठीक है आप कहेंगे कि व्यापार मत करो चाइना के साथ, वो मैं बाकी जो वक्ता हैं उनके साथ हूँ कि साहब व्यापार बंद, मैच्योर्ड कंट्रीज जो हैं व्यापार बंद नहीं करते हैं। आज चाइना और हमारे बीच 100 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए व्यापार चलने दीजिए, पर हाँ जैसे कि आप अभी 100 करोड़ डॉलर का आप जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, वो क्यों दे रहे हैं भाई? मतलब यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप उस पर कंडीशन लगा दीजिए कि भाई साहब आप अगर हमारे खिलाफ हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी और को दे देंगे। दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि बुलेट प्रूफ जैकेट सिर्फ चाइना ही बनाता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आप शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकते? आपकी चाइना पाकिस्तान सब जानते हैं आपके आर्म फोर्सेस की कंडीशन आज बुरी हालत है। तो देखिए आप या तो उसको सही करिए, और सही करने के लिए आप अपनी कर्ज माफिया जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, साथ में कुछ यहाँ भी करिए ताकि कम से कम
2.5 to 3% तो आपका डिफेंस बजट हो। उसके बाद आप 3-4-5 साल अपनी फौज को सही कर दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूं कि कौन आपके साथ पंगे लेता है। कोई नहीं लेगा। दुनिया में आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है, वो चलता रहेगा। ये जग जाहिर और जग माना हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से। हरीश जी, आप पूरा डिस्कशन सुन रहे होंगे और अभी जो कुछ भी कहा ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी ने वो भी सुन रहे होंगे। जो विकल्प यहाँ पर सुझाए गए हैं कारोबार को लेकर के, वो आखिर अभी तक भारत सरकार क्यों नहीं अपना पाई? चीन पर जब सबसे ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत थी तब उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? तब हम उस पर फैसले क्यों नहीं ले पाए? और दूसरी बात जो कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि रक्षा बजट, उसको लेकर बार बार आपकी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इस तरह से ही होगा तो फिर पड़ोसियों में क्या मैसेज जाएगा? और जो मैसेज गया है उसका जो रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं यूएनएससी में। नहीं, देखिए, मेहरा साहब ने, रजत मेहरा साहब ने और संजय भटनागर साहब ने, दोनों लोगों ने बहुत राइटली आपको वो परिस्थितियां बताई। गैट रेजुलेशन नरसिम्हा राव की सरकार ने एक्सेप्ट किए थे। तो जो वर्ल्ड ट्रेड से जो कंट्रीज जो अनुबंधित हैं वो वर्ल्ड ट्रेड से ऐसे बाहर नहीं हो सकती जो ट्रेड को लेकर के आप बात कह रही थी। और जहां तक दबाव बनाने वाली, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो पूरी बात सुन लीजिए, अरुण वाजपेयी साहब की बात से मैं सहमत हूं कि कुछ चीज़ों में कंडीशंस लगाने चाहिए ट्रेड में, और ताकि वो मजबूर हो। लेकिन वाजपेयी जी ने वो भी परिस्थितियां बताई जिसके कारण चाइना मजबूर है आज उसको मसूद अजहर को सपोर्ट करने के लिए। एक तो उसका जो रोड का प्रोजेक्ट है और दूसरा 70,000 उसके लोग वहां काम कर रहे हैं और बहुत सारे उसके जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। भारत वो सारे स्टेप उठाएगा जिससे चाइना को झुकना पड़े। और पहले ये बात अवश्य है, आप जो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं उठाया, परिस्थिति तो पैदा हुई 2015 में तो पत्र लिखा गया था जो ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है हमारे तक। प्रियंका, मैं आपका रुख करती हूँ और उसके बाद जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं फिर से जाऊंगी हरीश जी के पास। लेकिन प्रियंका जी, यही कहा जा रहा है कि पहले जो हो सकता था वो पहले किया गया, अभी जो हो सकता है वो हालात अब पैदा हुए हैं, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स करना ये कहाँ तक जायज़ है जब बात आती है देश के हित की? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज़ में की जा रही है ऑलरेडी। जिस तरह से आप देखिए कि अभिनंदन जी की फोटोग्राफ पोस्टर्स में लगाई जा रही थी बीजेपी के द्वारा, तो फिर चुनाव आयोग ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तब जाके उसको हटाया गया। तो आप रक्षा को, एक जो हमारे देश की सीमाएं हैं उससे जुड़ी चीज़ों को आप एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। आप ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं उस पर बैठ के। आप जब भी बात आती है तो आप नेहरू जी पे चले जाते हैं, आप इंदिरा गांधी जी पे चले जाते हैं, आप राहुल गांधी जी पे चले जाते हैं। आप अपनी आपके श्रीमान राहुल गांधी तो चुप जाकर के वहां चाइना में बात कर रहे थे। कोई आकलन नहीं। आप पहले अपने दामन में झांक लीजिए। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो आज तक नहीं दे पाए हैं। ये बेरोजगारी का आंकड़ा, कि बेरोजगारी के आंकड़े क्यों नहीं आएंगे? 2 महीने बाद आएंगे। झूठे आंकड़े मत पेश करिए प्रियंका जी। झूठे आंकड़े पेश करने से आप देश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगी। ये फर्जी और झूठे आंकड़े पेश करना बंद कर दीजिए। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस अपना सुसाइडल करती जा रही, इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा झूठ बोलते हुए? NSSO की रिपोर्ट भी झूठी है, बोल दीजिए आप चैनल पे बैठ के। मैं बता रहा हूँ, आप बोल दीजिए, आप इस तरह के सर्वे के नाम पे झूठे आंकड़े मत पेश करिए। कहाँ चली गई है? झूठे आंकड़े पेश करने से कांग्रेस सच नहीं साबित हो जाएगी। हमने तो पेश ही नहीं किए। 60 साल से ऊपर कांग्रेस ही राज करती रही। तो इस तरह से आप देश को भ्रमित करेंगी तो अब देश बहुत जागरूक है। आपके भ्रम के जाल में देश आने वाला नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो आप वो बता दीजिए। रजत मेहरा साहब ने और संजय भटनागर जी ने पूरी वास्तविकता बताई ना। नहीं, संजय भटनागर जी, संजय भटनागर जी, लेकिन सवाल ये है इस डिबेट में भी जो हरीश श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, जो प्रियंका जी बोल रही हैं, और जिस तरह से सियासत हो रही है इस मसले पर, सच्चाई यही है कि भले ही दोनों पार्टियां ये कहें, विपक्ष भी ये कहे, सरकार भी ये कहे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, पर वो हो रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं रविशंकर प्रसाद की ओर से, रणदीप सुरजेवाला की ओर से, वो भी हमने सुनी। उसमें भी ये लगा कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अगर कांग्रेस
पूछ रही है सवाल शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के मुलाकातों पर, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी नेहरू काल की याद दिला रही है और कह रही है आपकी विरासत ने क्या किया था चीन के मसले पर। क्या इस तरह की सियासत दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाती है? क्या इस तरह की सियासत हमें असल फैसले लेने से पीछे करती है, जिसकी अभी बात हो रही है कि अगर वाकई डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करना है चाइना पर तो कई ऑप्शंस हैं अवेलेबल जिस पर विचार किया जा सकता है। सिर्फ ये कह देने से कि देखिए मैच्योर कंट्रीज ये नहीं करती वो नहीं करती, या फिर जो हरीश जी कह रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन जो अमेरिका और चाइना के बीच में हो रहा है उसका भी उदाहरण हमारे सामने है, उसका कुछ तो असर पड़ रहा है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। जो ट्रेड वार का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं उसका आखिर कुछ तो दोनों कंट्रीज के रिश्तों पर और उनके जो रिश्ते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ उन पर असर पड़ रहा है। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? देखिए अब ये टाइम तो अब आया है, ये टाइम तो करने का अब आया है ना। जब पुलवामा हुआ तो उसी के बाद तो एयर स्ट्राइक हुई, अब ये वीटो तो आज आया है ना। अब आप ये मान के मत चलिए कि कुछ नहीं होगा, ये क्या पता हो जाए। लेकिन हाँ, राजनीति मैं फिर कह रहा हूं, अगर चुनाव ना होता तो इतनी बात भी नहीं होती इस पर, और आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होते। और मैं इसमें भाजपा की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा कि उनका एक ही आर्गुमेंट है ना कि आप तो कंट्री की बात तो करिए कम से कम, आप खुश क्यों हैं इस बात पे? अगर गवर्नमेंट कहीं पर डिफीट हो रही है, अगर डिफीट मान लिया जाए तो ये आपके लिए खुशी की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्री तो सभी का है। तो ये जिस तरह की बात आ रही है और जिस तरह से रिडिक्यूल किया जा रहा है कि आप झूला झूल रहे थे, ये ठीक है। डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें होती हैं, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हो, वो तमाम लोग विदेश जाते हैं, वहां मिलते हैं, वहां की ड्रेस पहनते हैं, कैप पहनते हैं, हैट पहनते हैं। तो ये तो पार्ट है, ये तो कल्चर का पार्ट है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी को इनवाइट करेंगे, किसी प्रीमियर को, तो हम उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे। वक्त मेरे पास कम है, चूंकि ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूँ, और आप ये कह रहे थे कि जो हुआ है यूएनएससी में वो ठीक नहीं हुआ, और जाहिर है कि भारत सरकार ने भी निराशा इसको लेकर जाहिर की है। लेकिन अब आगे क्या और इसके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ सांकेतिक है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना, और अब यहाँ से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है भारत की, वो कैसे आगे बढ़े? ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपकी आवाज सुना नहीं मैंने। आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कुछ? नहीं, अब आगे यहाँ से भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए इस मसले पर? आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है भारत की, वो कैसे प्रभावित हो रही है इस फैसले से? बहुत सही आपका सवाल है शुभ्रा जी, और बहुत दम है इस सवाल में। देखिए, मैं कहूंगा कि मैं आपको 2 मिनट लूंगा और आपको 1998 पे ले जाऊंगा, जहां पर कि हमारे आई.के. गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, आज आप देखिए, मोसाद हो, CIA हो, अपना यूके की शायद I6 है, जो भी है, तो उन सब के पास एक पावर है, और वो पावर आप जानती हैं क्या है। और हमारे रॉक के पास भी ये पावर थी जो आई.के. गुजराल साहब ने खत्म कर दी। और हमारे कभी प्रधानमंत्री जो उसके बाद आए, वाजपेयी जी, उन्होंने भी इसको 1998 में कहा कि साहब, एक तो आप पाकिस्तान की सीमा में जब कारगिल युद्ध हुआ तो आप LOC को क्रॉस नहीं करेंगे, पॉइंट 1, और दूसरा उन्होंने कहा साहब इसको रीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा, तो हरी झंडी उन्होंने भी नहीं दिखाई। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, बहुत सी चीजें की जाती हैं जो पर्दे के पीछे से होती हैं, और अगर मोसाद और इनको करना होता तो अभी तक कर दिया होता। आपने वो पिक्चर देखी होगी जो क्या बोलते हैं, किस तरह उन्होंने 7 लोगों को ख़त्म किया जिन्होंने कि ये वो इस्राएली मतलब एथलीट्स को मार दिया था वहाँ पर ओलंपिक में। अब मैं उसको बोलना नहीं चाहता, पर कहने का तात्पर्य है कि साहब, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर हमारे लिए कोई कवि या हमारे लिए कोई वो नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक चैलेंज जो है भारत के सामने फिर से खड़ा हो गया है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तमाम पार्टियां इसको लेकर यूनाइट रहें। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे मसलों पर राजनीति क्यों हो रही है हमारे देश में, और इलेक्शन से पहले अगर ये हो रहा है तो जनता उसे भी देख रही है और उसको लेकर के फैसले भी करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।